नमस्कार, मैं हरिदत्त विद्या एडुटेक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हम लोगों की जो मौर्योत्तर और गुप्त काल से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला थी, उस प्रश्नों की श्रृंखला में एक भाग हम लोग देख चुके हैं। जो शेष प्रश्न आपको बचे हुए हैं, लगभग 15-16 प्रश्न और होंगे। इस वीडियो में हम लोग उस बात की चर्चा करेंगे और उनको भी समझेंगे ताकि आप लोगों का कंप्लीट कोर्स हो जाए। और सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए, ताकि जो टीम मेहनत करती है उसे न केवल आपको फायदा पहुंचे, अधिक से अधिक उन बच्चों तक पहुंचे जो बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और जो टीम जो है कि मेहनत करती है उसको भी उसका लाभ मिल पाए। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रश्न हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे, जिसमें आपने देखा था कायस्थ वर्ग और उनकी भूमिका के संबंध में हम लोग ओसम स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आइए अब आपको अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या है। और इसमें आपको देखना कि इसमें कि हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा अगला प्रश्न हमको क्या था। चलिए ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि आज का उसके बाद का पहला प्रश्न आपका यह है। कह रहा कि विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चूंकि मुद्रा राक्षस तो अगर आप देखेंगे तो ये तो अपने आप में अब ये मौर्योत्तर और इसके बाद जो है कि आप कहेंगे कि गुप्त काल का नहीं होगा, लेकिन चूंकि रचना उस काल की है तो उससे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो पहली बात यह है, यह समझने की अगर कोशिश हम लोग करें तो आप ये कहेंगे कि अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश अगर करें तो जानते हैं कि विशाख दत्त एक जाने माने नाटककार थे। तो कहेंगे विशाख दत्त, मैं पहले समझाई देता हूं। विशाख दत्त को अगर आप देखेंगे तो विशाख दत्त विद्वानों का ऐसा मानना है कि 6वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी के बीच में अगर आप देखेंगे तो इसमें इनका पीरियड माना जाता है। और इनकी कृति में अगर आप देखेंगे तो कृति में 2 रचनाएं महत्वपूर्ण है। एक तो है आपको मुद्रा राक्षस की बात करते हैं, एक तो मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस अगर इसमें आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति और जीवनी के बारे में चर्चा किया गया है। तो आप कहेंगे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप कहेंगे इसमें चर्चा किया गया। क्या चर्चा किया गया? आप कहेंगे ब्राह्मण साहित्य का यह प्रथम ऐसा साहित्य है, प्रथम साहित्य है जिसमें आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध अगर आप देखेंगे तो नंद राजवंश से इनको स्थापित किया गया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किसके साथ है? चंद्रगुप्त मौर्य का अगर आप संबंध कहेंगे तो किसके साथ है? आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध आप कहेंगे नंद वंश से स्थापित किया गया है। नंद वंश से स्थापित किया गया है। और इसमें बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद राज की पत्नी मुरा की संतान था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? आपने चंद्रगुप्त मौर्य अगर आप देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य अगर आप देखेंगे तो ये मुरा की संतान था। किसकी? मुरा की संतान था। जब कभी मौका मिलेगा हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सवाल पूछेंगे तो वहां पर उनकी जाति और जीवनी के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। इसी साहित्य में अगर आप देखेंगे तो इसके लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी वृषल शब्द को लेकर के कुछ लोग मानते हैं कि यह शूद्र था, लेकिन वृषल का मतलब होता है धर्मच्युत। ठीक है। तो आप कहेंगे इसके आधार पर कुछ विद्वानों ने इसको शुद्र जो है कि आप कहेंगे सिद्ध करने का प्रयास किया, जो कि गलत चीज है। सिद्ध साबित करने की कोशिश किया। यही सवाल हमसे पूछ रहे हैं मुद्रा राक्षस के बारे में। लेकिन एक रचना इनकी और है जो बड़ी
फेमस है, जिसको आप देवी चंद्रगुप्तम नाटक इनको कहेंगे, देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्तम की बात इसमें की गई है। और इसमें आप देखते हैं कि इसमें चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और रामगुप्त के बीच की कहानी की चर्चा की गई है। और उसमें शक शासक ने आक्रमण करके उसकी पत्नी को मांगा था, जिसमें समझौता हुआ था। फिर बाद में जाकर के उसने क्या किया कि उसकी हत्या करके रुद्र सिंह तृतीय की, और इसके बाद उसने जो है कि शकों को पराजित करके और गुप्त साम्राज्य के अंदर शामिल किया। तो कभी कभी सवाल आपसे इनसे पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लेखक हैं। तो आइए जब हम पूरी घटना को देख लें तो अब इसका मतलब उत्तर हमको मिल जाएगा। मुद्रा राक्षस साहब से कह रहे हैं कि विषय वस्तु क्या है, तो कह रहे हैं कि यह देवताओं और राक्षसों के बीच की कथा है। कहेंगे गलत बात है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों का वर्णन है, तो आप कहेंगे कि यही बात इसमें है, कैसे वो सत्ता पर आता है, कैसे कैसे क्या किया, तो कहेंगे इसमें इस बात की चर्चा की गई है। तो आज का पहला प्रश्न आपको मिला है, और इसके बाद इस भाग का, तो कहेंगे 30वां प्रश्न आपको ये हो गया। तो मैं उन बच्चों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग इसको नहीं देख पाए इसका पहला भाग, तो आप इसके पहले भाग को जरूर देखें, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो आपको वहां से सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो आज का 31वां सवाल इसको देखते हैं हम लोग है, कह रहा है कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में श्रेणियों के स्वायत्तता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस काल में अगर आ करेंगे तो जो व्यापारियों की बात अगर किया जाए, व्यापारियों को अगर आप देखेंगे तो इस काल में श्रेणियों के नाम से जानते थे। श्रेणियों के नाम से अगर आप कहेंगे कि इसमें जानते थे, इसके प्रमुख के रूप में अगर आप देखेंगे तो श्रेष्ठीन, महाश्रेष्ठी, सार्थवा, जो कारवा में चलते थे व्यापारी। तो पहली बात एक ही आपको है, याद रखिएगा कि इस काल में आकर के, यानी प्राचीन काल में अगर श्रेणियों को अगर आप देखेंगे तो जो श्रेणियां उस समय हुआ करती थी, श्रेणियों के बारे में, तो आप इनकी श्रेणियां स्वतंत्र होती थी। श्रेणियों की स्वतंत्रता की सूचना हमको मिलती है, स्वतंत्रता की सूचना मिलती है। इसके अपने जो है कि आप कहेंगे कि अपने संविधान थे, अपने संविधान या रेगुलेशन इनके अपने थे। राज्य के संविधान बहुत इसको प्रभावित नहीं करते थे, लेकिन हां, अगर राज्य का जब तक कोई भारी उल्लंघन वो लोग नहीं करते थे, तब तक उसमें आंतरिक मामले में हस्तक्षेप राज्य इनके मात्रा में नहीं करता था। आप कह सकते इनके अपने, ठीक है, कहेंगे दूसरी बात कि इनके अपने न्यायालय थे, अपने इनके न्यायालय हुआ करते थे, न्यायालय होते थे, जिसमें आप देखेंगे कि अपने विवाद से संबंधित जैसे पुग और कुल की चर्चा की जाती है, तो उसमें लेकर के लोग लेके जाते थे, अपने वहां पर जांच पड़ताल करती थी, देखती थी। यहां तक अगर आप देखेंगे ना, तीसरी बात, तो आप कह सकते हैं कि इनके व्यक्तिगत मामले में, यानी अगर श्रेणी मान लीजिए कि कोई किसी भी व्यापारी की कोई महिला है, अगर उसको छोड़ करके बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहती है तो उसको मान्यता नहीं थी जब तक श्रेणी उसको अनुमति ना दे दे। तो आप कहेंगे इसमें व्यक्तिगत हस्तक्षेप भी इनका था, व्यक्तिगत हस्तक्षेप भी होता था। तो समय समय पर आप देखेंगे तो बहुत सारे नियम कानून उसमें थे। तो आइए जरा देखते हैं कि इसमें अब हमसे कह क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि श्रेणियों का अपना आंतरिक कानून होता था और वो वेतन और मान को सुनिश्चित करते थे। मैंने कहा कि अपने नियम कानून थे, और याद रखिएगा कि इनके अपने सिक्के भी होते थे। याद रखिएगा, आप कह सकते हैं कि इनके अपने सिक्के भी होते थे, अपने सिक्के भी ये जारी करते थे और उसको व्यापार के क्षेत्र में उसको लागू करते थे। तो पहली बात आपको मिल गई सही। फिर कह रहे हैं कि इसमें श्रेणियों के प्रमुख को श्रेष्ठीन के नाम से जानते थे। मैंने पहले आपको बताया, इस श्रेणियों के प्रमुख को अगर आप देखेंगे, प्रमुख के रूप में अगर आप देखेंगे, तो मैंने कहा कि श्रेष्ठीन के रूप में अगर आप कहेंगे इनकी चर्चा होती है। लेकिन याद रखिएगा कि पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट अगर आप कहेंगे कि जो कारवां में जो व्यापारी चलते थे, समूह में चलते थे, उसके प्रमुख को सार्थवाह के नाम से जानते थे। तो कहेंगे इसके सार्थवाह के नाम से जानते थे। तो श्रेष्ठीन श्रेणियों के प्रधान को, सार्थवाह जो कारवां में व्यापारी चलते थे, व्यापार जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी अगर यहां से निकल करके अगर कहीं जाना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में उनके ऊपर यह प्रावधान था कि उसका एक नेता जो बहुत तजुर्बेकार हुआ करता था, वो उसके नेतृत्व में सब लोग चलते थे, उसको सार्थवाह कहते थे। श्रेणियों के अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार रखती थी। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कहा कि जब कभी भी आप ऐसा पढ़ें तो जैसे जो प्रश्न आपको पूछे, अगर उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बार बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत कभी नहीं आती है। तो मैंने कहा कि अपनी श्रेणियों के सदस्यों का न्यायिक अधिकार भी रखती थी। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी
ऐसी इनकी महिला, इनकी पत्नी श्रेणी का जो उसको छोड़ करके जाना चाहती थी या भिक्षु बनना चाहती थी, भिक्षुणी या कुछ और करना चाहती थी, तो उसका अनुमति पत्र जरूर उनको लेके आना पड़ता था। अगर उसकी अनुमति नहीं है तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कहेंगे तीसरी बात भी इसमें सही है। अब करें कि कौन सा कथन सत्य इसमें है, तो आप कहेंगे इसमें उपयुक्त में से सभी यानी 1, 2, 3 यानी सारी बातें आपको सही लिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आज के इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर आपको हो गया डी। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान सामाजिक कुरीतियों के उदय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में? गुप्त काल की दौरान सामाजिक कुरीतियों के बारे में। अब चूंकि कुरीतियों का मतलब क्या है, जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, या महिलाओं की शिक्षा हो गई, या इसके बाद आप कह सकते हैं कि उसमें वैश्यावृत्ति हो गई, यही सब तो कुरीतियां थी। तो देखते हैं कि जो सवाल पूछ रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग, चूंकि गुप्तकालीन समाज के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो समाज बड़ा एक प्रकार से कहेंगे कि विस्तृत था, तो सामाजिक व्यवस्थाएं विस्तृत होने की वजह से अब इसमें पहले देखते हैं कि किसकी किसके बारे में चर्चा ये हमसे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में सती प्रथा के प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिलते हैं। पीछे वैसे हम लोग चर्चा इसके बारे में कर चुके हैं, और आपने देखा था कि जो भानुगुप्त था, भानुगुप्त का अगर आप कहेंगे कि जो एरन अभिलेख था, एरन अभिलेख अगर आप देखेंगे, तो एरन अभिलेख जो कि 510 ईस्वी का था, और इसमें आप देखेंगे कि गोपराज की पत्नी, जो कि कहेंगे कि इसके गोपराज की पत्नी को अगर आप देखेंगे, गोपराज की पत्नी को अगर आप देखेंगे तो उसने क्या किया था? गोप की राज की पत्नी को अगर आप देखेंगे तो उसमें सूचना हमको मिलती कि इसने सती हो गई थी। इसमें क्या हो गया था? ये सती हुई थी। सती चूंकि गोपराज मार दिए गए थे तो सती हो गई थी। अब तक तो हमको साहित्यिक साक्ष्य मिलते थे, लेकिन अब आप कहेंगे इसका मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलने लगे। तो इसका मतलब है कि साहित्यों के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य भी यहां पर मिलने लगा। तो इसका मतलब है पुरातात्विक, तो इसका मतलब है कि यह बात हमको सूचित करते हैं कि इसका मतलब महिलाओं की स्थिति में गिरावट के चिन्ह हमको दिखाई दे रहे हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कहें कि इस काल में बाल विवाह के प्रचलन बढ़ा। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे गुप्त काल में, अगर पहले हम मौर्य काल की चर्चा करते हैं, तो आप कहेंगे जो मौर्य काल का पीरियड जो था ना, मौर्य काल का अगर आप देखेंगे तो 12 वर्ष की जो लड़की थी उसको कन्या कहते थे। 12 से 14 वर्ष के बीच में अगर आप देखेंगे तो उनके विवाह होते थे, यानी 14 वर्ष तक आप देखेंगे इनके विवाहिक सूचना हमको मिलती है। लेकिन गुप्त काल में आकर के बाल विवाह का प्रचलन बढ़ा था। तो इसका मतलब है कि इस काल में अगर आप देखेंगे तो बाल विवाह के प्रचलन के, बाल विवाह अगर आप देखेंगे उसके प्रचलन के साक्ष्य हमको, प्रचलन के साक्ष्य अगर आप देखेंगे तो इसमें हमको बढ़े हुए दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि दूसरी बात भी हमको सही दिख रही है कि जो इसके पहले, चूंकि वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल में जब तक एक लड़की अपने ऋजस्वा धर्म से नहीं गुजर जाती थी तब तक अगर आप देखेंगे तो उसको शादी के योग्य नहीं माना जाता था। लेकिन इस काल में आकर के आप देखेंगे इसके साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। फिर कह रहे कि विधवाओं की स्थिति में सुधार हुआ, कह रहे कि नहीं। पहली बात तो ये देखेंगे कि पहले अगर हम वैदिक काल की चर्चा करें तो उसमें आप देखते थे कि विधवाओं को विवाह करने की अनुमति प्राप्त थी, नियोग प्रथा थी, नियोग प्रथा निरंतर बढ़ता चला गया। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे कि गुप्त काल में, तो इस काल में अगर आप देखेंगे विधवाओं के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनकी स्थिति में गिरावट आई। इनकी स्थिति में आप कहेंगे गिरावट आई, क्योंकि अनेक प्रकार के जो स्मृतिकार हैं ना, अगर उनकी स्मृतियों की चर्चा हम लोग करें और देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि यह इस काल में आकर के जो विधवा विवाह अगर आप देखेंगे तो विधवा विवाह की अगर आप देखेंगे तो विधवा विवाह को उचित नहीं माना गया। विधवा विवाह को अगर आप देखेंगे तो उचित नहीं माना गया। यहां तक अगर आप देखेंगे कि विधवाओं के मुंडन की सूचना भी हमको, अनेक स्मृतियों की चर्चा अगर करेंगे उसमें विधवाओं के मुंडन की भी सूचना मिलती है। सोचिए कि किसी महिला का घर बाल बना दीजिए आप, उनको जो है कि अपने श्रृंगार पिटार करने की भी छूट नहीं थी। यहां तक कि आप देखते हैं कि इस काल में स्मृतियों में इस प्रकार की सूचना हमको मिलती है कि लड़कियों के बारे में सूचना मिलती थी कि आपको जो है कि बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवा अवस्था में पति के अधीन, वृद्धा अवस्था में आप अपने बच्चे के अधीन, पुत्र के अधीन रहना चाहिए। महिलाओं को स्वतंत्र न छोड़े जाने की बात की गई है। तो इसका मतलब है कि आपको
दूसरी तीसरी बात इसमें आप कहेंगे कि इसमें सुधार नहीं हुआ बल्कि उसमें गिरावट के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो क्या सही है? आप कहेंगे इसका मतलब है कि इसमें 1, 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। आइए आज के अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या करा। कह रहे कि सुदर्शन झील के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। तो इस तरह से सुदर्शन झील के बारे में मैं आपको विस्तार से चर्चा कर देता हूं और इसमें आपको बता देता हूं। पहली बात याद रखिए कि जो सुदर्शन झील आपकी है, सुदर्शन झील अगर आप देखेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कि सौराष्ट्र वाली बेल्ट में थी और उसमें आप देखते हैं कि जो गिरनार जो क्षेत्र था वहां से अशोक के अभिलेख भी हमको मिले। तो इसको अगर आप देखेंगे तो पहले मैं आपको मौर्य काल की चर्चा कर देता हूं। मौर्य काल अगर आप देखेंगे तो मौर्य काल में इसका स्थापना किसने करवाया था या इसका निर्माण जिसको आप कहते हैं निर्माण अगर आप देखेंगे तो इसका निर्माण कराया था किसने? आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मौर्य। और इसने क्या किया था कि उर्जयंत पर्वत के से निकलने वाली नदियों जैसे आपको स्वर्णसिक्ता नदी और इसके बाद आपके पलासनी नदी को रोक करके इसने झील का निर्माण करवाया। उस समय यहां के गवर्नर कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में? तो आप कहेंगे इसका गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य था। पुष्यगुप्त वैश्य की सूचना आपको प्राप्त होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मौर्य काल में एक दूसरा शासक था जिसका नाम था, आप कहते थे कि अशोक महान। तो अशोक के काल में आप देखेंगे तो इसका पुनर्निर्माण कराया गया और इस समय यहां के जो गवर्नर थे, गवर्नर उसको आप कहते हैं तुषास्य था। तुषास्य इसके गवर्नर के रूप में थे, उसका पुनर्निर्माण कराया। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो तीसरा जो है कि आप कहते हैं कि शक शासक रुद्रदामन की बात आती है। रुद्रदामन की बात आती है। इसके काल में अगर आप देखेंगे तो इस झील का निर्माण किसने कराया था? आप कहेंगे सुविशाख ने कराया था। सुविशाख ने करवाया था और यह दावा करता है कि इसके काल में जब झील टूटी, जिसमें आप देखेंगे भयंकर जो है कि आप देखेंगे नदियों में बाढ़ आ जाने की वजह से उसको दोगुना भी करवाया था। और यह दावा करता है, इस बात की चर्चा करता है रुद्रदामन अपने जूनागढ़ अभिलेख में कि मैंने 1 रुपया भी आपको किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया है। यानी इसका मतलब है कि राजकोष से इसने किया है, राजकोष से इसने शुरू किया है और इसके बाद अतिरिक्त कर आप कहेंगे करो के मतलब कि किसी जनता के ऊपर उसने लागू नहीं किया। चौथी बात अगर आप देखेंगे तो अगला जो शासक आता है जिसको हम स्कंदगुप्त कहते हैं, स्कंदगुप्त के बारे में अगर इनको आप देखेंगे तो स्कंदगुप्त के काल में फिर एक आप कहें कि अतिवृष्टि के कारण यानी अत्यधिक वर्षा हुई और इस समय यहां का जो गवर्नर था, इनके गवर्नर की अगर हम लोग चर्चा करें तो इस समय आप कहें कि गवर्नर इनका पर्णदत्त था। पर्णदत्त था। इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन वो करवा देते हैं। इन्हीं का बेटा था चक्रपालित, इन्हीं का बेटा था जिसका नाम था चक्रपालित। प्रशासनिक अधिकारी था, इंजीनियर था ये। इसने क्या किया था? इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसने क्या किया था? इसी के नेतृत्व में आपने इसका पुनर्निर्माण अगर आप कहेंगे तो इसका निर्माण करवाया गया। अब कभी कभी इसमें आपको उलट देते हैं, जैसे इंजीनियर का नाम पूछ देगा तो प्रणदत्त दे देगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि गवर्नर ये था लेकिन इसके नेतृत्व में, शेष में कोई और दिक्कत हमको है नहीं। अब इसका मतलब है कि जब इतना विस्तार से हम लोगों ने देख लिया तो अब इसका मतलब है कि हमारे पास इतनी नॉलेज आ गया है सुदर्शन झील के बारे में, तो अब हमसे कुछ भी सवाल पूछेंगे तो हम लोग बताने में सक्षम है। देख लेते हैं। कह रहे कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ, तो कहेंगे बिल्कुल अभी आप चर्चा देख ली है। पुष्यगुप्त वैश्य के काल में स्वर्णसिक्ता और पलासनी नदियों को रोक करके उज्जैन पर्वत पर थी। रुद्रदामन ने अपने निजी कोष से बेगार को इसको जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, तो आप कहें कि इसने क्या किया था? रुद्रदामन ने अपने निजी कोष के बिना, ठीक है, बेगार के इसका जीर्णोद्धार कराया। याद रखिए तब तो मामला गड़बड़ हो गया ये। ठीक है, अब देखिए क्या कराएंगे, ये कर रहे हैं। देखिए याद रखिए, बेगार से नहीं करवाया इसने। रुद्रदामन अपने निजी कोष के बिना, निजी कोष से करवाया है, बेगार के द्वारा नहीं, निजी कोष से करवाया है।
तो इसका मतलब है कि दूसरी बात क्या हो गया, अपने निजी कोष से किसी के ऊपर कुछ लगाया नहीं उसने, दूसरी बात गलत। कह रहे कि इसमें स्कंदगुप्त के समय इसका पुनर्निर्माण सुविशाख ने कराया था, इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है। उत्तर इसमें नहीं है, एक ही होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि कह रहे कि बेगाट से नहीं करवाया, वो अपने राजकोष से आप करवाया था, किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया, ठीक है। फिर कह रहे कि स्कंदगुप्त के समय इसका पुनर्निर्माण सुविशाख ने कराया था। याद रखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आप कहें कि इसमें रुद्रदामन के सुविशाख, ठीक है। ये करें कि स्कंदगुप्त के काल में, जबकि स्कंदगुप्त के काल में क्या हुआ, स्कंदगुप्त के काल में अगर आप देखेंगे तो पाणदत्त के नेतृत्व में चक्रपालित ने करवाया है। इसका मतलब है कि आप कहेंगे इसमें तीसरी बात भी इसमें गड़बड़ है, इसका मतलब इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, तो आप कहेंगे केवल इसमें एक सही है, यानी इसका मतलब है कि इसको मैं मिटा दे रहा हूं, केवल एक आप इसमें कर सकते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर क्या होगा, आप केवल इसमें एक है। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त काल के दौरान आयुर्विज्ञान और शल्य चिकित्सा के विषय में संदर्भ में कौन सा सत्य है, ठीक है। देखते हैं कि इसमें क्या सत्य है। कह रहे कि सुश्रुत के गुप्त, मतलब किसके, आयुर्विज्ञान के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, चिकित्सा के विकास के बारे में। कह रहे कि सुश्रुत को गुप्त काल में उसकी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। तो आप कहेंगे कि इसमें अगर आप देखेंगे किसको, सुश्रुत को कह रहे हैं कि इसमें उनकी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। जैसे सुश्रुत संहिता में आप देखेंगे तो सुश्रुत संहिता को अगर आप चर्चा करेंगे, सुश्रुत संहिता की अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे सुश्रुत संहिता में, तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें शल्य चिकित्सा से लेकर के और आयुर्वेद के बारे में चर्चा आप कहेंगे कि इसमें आयुर्वेद उसमें आप कहेंगे शल्य चिकित्सा को अगर आप कहेंगे चिकित्सा की चर्चा इसमें की गई, तो इसका मतलब है कि पहली बात क्या हो गई कि बिल्कुल सही हो गई। लेकिन याद रखिएगा कि ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब है कि ये इनका पूरा जो फोकस है ना वो सर्जरी की तरफ है, सर्जरी को बड़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो आप कहेंगे इसमें पहली बात आपको मिल गई इसमें। दूसरी बात करें कि चरक संहिता में जटिल ऑपरेशन शल्य चिकित्सा का विवरण है, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे इसमें इनकी शल्य चिकित्सा, और इसके बाद आप कहेंगे कि शल्य चिकित्सा के साथ साथ इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप कहेंगे कि इसमें शल्य चिकित्सा के विवरण के बारे में चर्चा की गई है। उसमें अनेक प्रकार के चीरा और अनेक प्रकार के शल्य चिकित्सा तक प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सूचना हमको मिलती है। तो दूसरी बात भी इसमें सही दिख रही है। तीसरी बात करें कि वाग्भट्ट चरक ने इसका महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आप हैं कि वाग्भट्ट और चरक ने, यानी इसका मतलब गुप्त काल के आयुर्विज्ञान और शल्य चिकित्सा में वाग्भट्ट की क्या है, अष्टांग संग्रह है। अष्टांग संग्रह अगर आप देखेंगे तो संग्रह इनकी रचना है, जिसमें आप देखेंगे आयुर्वेद और चरक तो आप जानते हैं कि जो है कि उनके काल के हैं, जो है कि कुषाण के काल के। तो उन्होंने क्या कि इस महत्वपूर्ण दिया, तो इनकी प्रक्रियाओं का अगल पालन करता रहा। तो आप कहेंगे इसमें क्या सही है, तो कहेंगे कि 1, 2, 3 इसका सभी इसका सही और सटीक उत्तर है। अरे जरा आगे चलते हैं और आज के 35वें सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहा कि गुप्तकालीन समाज में भाषाई भेद, वर्ग भेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर लेते हैं विचार, देखते हैं किसमें क्या। कह रहे कि उच्च सामाजिक स्तर के पुरुष पात्र नाटकों ने संस्कृत बोलते थे। तो अगर आप गुप्तकालीन समाज के बारे में अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि गुप्त काल में जो कुलीन वर्ग था, यहां आप देख लीजिए जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग अगर आप देखेंगे तो ये संस्कृत इनकी भाषा क्या थी, आप कहेंगे उसमें इनकी संस्कृत थी, संस्कृत थी और संस्कृत का प्रयोग करते थे। वहीं अगर आप कहेंगे कि शूद्र और महिलाओं के बारे में अगर चर्चा किया जाए, शूद्र या एवं महिलाओं की बात अगर आप करेंगे तो वो जो है कि मुख्यतः आप कहेंगे प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। प्राकृत भाषा के आप देख रहे हैं ना कि इसका मतलब यह कि भाषा के आधार पर भी भेदभाव दिख रहा है। जैसे आज भी देख रहे हैं ना कि भाषावाद बड़ा प्रभावित है, तो भाषा अगर आप देखेंगे तो उसकी सूचना हमको मिलती है, भाषाई आधार पर भेदभाव यहां पर दिखाई देता है। तो कह रहा है कि इसमें दूसरी बात कह रहा है कि महिलाओं और समाज के निम्न वर्ग प्राकृत भाषा के इस्तेमाल जो आपको मिल गया कि वो लोग बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग आप देखेंगे संस्कृत बोलते थे। कह रहे कि संस्कृत केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित थी। तो इसका मतलब दूसरी बात सही हो गई। और तीसरी बात आप कह रहे हैं कि जो संस्कृत आपकी है ना, आप कहेंगे संस्कृत जब यहां से सूचना हमको मिल गई तो आप कहेंगे संस्कृत केवल धार्मिक कार्यों के लिए थोड़ा थी, धार्मिक के साथ साथ आप कहेंगे कि इस प्रकार से
प्रशासनिक और इसके बाद प्रशासनिक और इसके बाद आप कहेंगे जो राजकीय भाषा थी, राजकीय भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल होता था, प्रशासनिक रूप में इसका इस्तेमाल होती थी। तो तीसरी बात हमको गलत मिल गई। इसका मतलब 1 और 2 इसमें क्या हो गया, आप कहेंगे 1 और 2 इसमें सही है और तीसरी बात इसमें गलत है। तो सही बात आपसे पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे इसमें 1 और 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। इधर आगे चलते हैं और अगले पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। पहला कि प्राचीन भारत के खगोल विज्ञान के संदर्भ में आर्यभट्ट के योगदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर लेते हैं कथन के बारे में विचार, देखते हैं। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन रात होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पहली बात अगर आप देखेंगे तो इसमें आर्यभट्ट ने अपनी आर्यभट्टियम पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती जिसकी वजह से रात दिन होते, इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने पीछे प्रश्न एक आया था उसमें हम लोगों ने किया था। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल इसमें सही बात इसमें दिख रही थी, ये बात क्या हो गई, सही हो गई। करें कि इन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक कारक की व्याख्या की। तो आप कहेंगे जैसे मैंने कहा कि जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की बात किया है, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण की बात अगर आप करेंगे ग्रहण की, तो ये कहते हैं कि पृथ्वी की छाया की वजह से ऐसा होता है। तो उसमें आप कहेंगे उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इसको क्या किया, यानी पृथ्वी की छाया के रूप में अगर आप देखेंगे, छाया के रूप की वजह से आप ये जो हम लोग ना कि प्राचीन काल में जो राहु और केतु वाला जो कॉन्सेप्ट चलता हम लोगों के यहां, तो उसको ये नहीं मानते हैं कि राहु और केतु ने ऐसा कर दिया था। ठीक है, जैसे हम लोग वही बच्चे थे तो हमारी दादी माँ हम लोगों से कहती थी कि जब चंद्र ग्रहण लगता था तो राम जी का उग्रह है, राम जी का उग्रह है, इस प्रकार की चीज हम लोग करते थे। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा बोलोगे तो वो राक्षस इनको उगल देगा जो घोट कर रखा हुआ है। ठीक है, और हमको उस समय समझ में बात तो आती थी हम लोगों को, हमको लगता था कि बड़ा आफत आ गई है और राम जी का नाम लेने से जो है कि एक प्रकार से जो है कि हम लोग संकट से बच गए। अब तब वो समझ भी नहीं आता था कि राम जी का उग्रह, हम ग्रह तो समझते नहीं थे, मतलब उसमें देहाती भाषा में अगर कि राम जी का उग्रह है तो यानी इसका मतलब वो राम जी का ग्रह है और राक्षस ने उसको निगल लिया है। और इसके बाद जब धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा तो हमको समझ में आ गया कि इसमें क्या है। तो वो जैसे राहु और केतु की जो कहानी है उससे उन्होंने अलग बताया, वो कहा कि ऐसा कुछ नहीं कि राक्षस ने निगल लिया है, बल्कि वो पृथ्वी की छाया की पड़ने की वजह से, चंद्रमा की छाया पड़ने की वजह से, उन्होंने कहा कि यह सूर्य और छाया की वजह से ऐसा होता है। और उन्होंने इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। तो कहेंगे दूसरी बात बिल्कुल सही है। फिर उनकी पुस्तक आर्यभट्टियम में गणित और खगोल विज्ञान के सिद्धांत है। तो आप देखते हैं कि जब इनकी आर्यभट्टियम जो पुस्तक है, जैसे आप कहते हैं ना साइन के बारे में, साइन जो थीटा आप कहते हैं ना, तो कोण के बारे में आप देखते हैं कि उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया, साइन कोजिया के बारे में। तो इसमें आप देखेंगे और इसके बाद आप करेंगे खगोली बारे में चर्चा किया। तो कहेंगे बिल्कुल सही बात है, खगोली ज्ञान के बारे में सूचना हमको देते हैं। तो तीसरी बात आप कहेंगे इसमें आपकी सही है, ग्रह और पिंडों को स्थापित होने की बात भी करते हैं। तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें 1 2 3 कौन सही कर रहा है, तो कहेंगे कि 1 2 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं कि आज का अगला सवाल कौन था। कह रहे कि गुप्त काल में भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में अपहृत और खील शब्द क्रम से निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करते हैं। देख लेते हैं किसको निर्दिष्ट करते हैं। अगर हम लोग गुप्त काल की चर्चा करें, गुप्त काल की अगर चर्चा करें तो कई भूमियां ऐसी हैं जिसके बारे में सवाल आपसे पूछे। जैसे मान लीजिए कि एक आपकी अपहृत के बारे में हमसे चर्चा कर रहे हैं। अपहृत आप कह सकते जो प्रतिभूमि होती थी, एक प्रकार से जंगली और प्रतिभूमि जिसको आप कहते थे, जहां उत्पादन आप कहेंगे एक प्रकार की जो प्रतिभूमि जो कई वर्षों से जोती बोई ना गई हो, उसको अपहृत करते थे। दूसरी आप कहते थे कि जो खिल जो भूमि आपकी थी, खिल भूमि के बारे में अगर आप देखेंगे तो ऐसी भूमि जो बंजर प्रकार की, मतलब होती जहां कोई उत्पादन नहीं होता था, एक प्रकार की जंगली और बंजरी भूमि, जंगली और बंजर जो भूमि आप कहते हैं ना, तो उसको आप कहते थे जिसमें कहीं जहां पर कृषि होती ही नहीं थी, तो उसको कहते थे अपहृत में। आप देखेंगे कि एक प्रकार से जो है कि प्रति प्रकार की भूमियां या जंगली प्रति प्रकार की भूमि की अगर आप चर्चा करेंगे तो उसमें मिलती है। सबसे उपजाऊ भूमि अगर आप कहेंगे ना, सबसे जो प्रमुख भूमि थी, प्रमुख भूमि उसको क्षेत्र के नाम से जानते थे। जैसे आज आप देखते हैं दोमट मिट्टी वह जो आपका होता है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे मरुदम, आप कहेंगे जो सूचना हमको मिलती है तो उसमें जो है कि उस प्रकार की भूमियों को अगर आप देखेंगे तो वो सबसे उपजाऊ भूमि के रूप में आपको दिखाई देती है। इसी प्रकार से आप अगर
चौथी भूमि की कहेंगे जो वास्तु, तो आप कहेंगे कि जहां बस्तियां बनती थी, बस्तियों वाली भूमि। उसी प्रकार से आपके लिए चरासन, चरासन भूमि जिसको आप कहते हैं चारागाह प्रकार की भूमि, चारागाह, ठीक है। तो बहुत प्रकार की ऐसी भूमियां थी जिसके बारे में चर्चा, जैसे आप अमर सिंह के अमर कोश को अगर पढ़ेंगे, अमर कोश को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कुल 12 प्रकार की भूमियों की चर्चा की गई है, कुल 12 प्रकार की भूमियों की चर्चा की गई। कभी कभी आपसे उनमें से सवाल, जैसे सात बल, पंकिल, ठीक है, नदीत्मा, ठीक है, सकरावती, बहुत सारी भूमियां हैं जिसके बारे में चर्चा इसमें किया गया। अब जरा देखते हैं, अगर इसमें कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा अगर 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 ये अमरकोश से बात करेंगे तो वहां भी उनसे हम समझ लेंगे। तो इसमें कह रहा है कि आपको खेती योग्य भूमि और जंगली भूमि, तो कहेंगे कि कौन है, अपहृत और जंगली की भूमि की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि खेती योग्य भूमि और जंगली, कहेंगे गलत हो गया, क्योंकि खेती वाली भूमि आपकी, आप देखेंगे ये आपकी खेती वाली भूमि थी जिसको आप कह रहे हैं कि क्षेत्र। तो इसका मतलब कि पहली बात तो इनको हो गई गलत। इसका मतलब दो ही में हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जितना हमने बता दिया उसी में से सवाल फंस जाएगा हमारा। कह रहे कि जंगली भूमि बिना जोती गई, तो यही आपको जो प्रति जो जोती नहीं गई हो उसको जंगली के रूप में कर रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि ऐसी भूमि कृषि योग्य ना हो, बंजर, तो मैंने कहा कि जो बंजर भूमि आपको है, जंगली, खिल्ली हो गया, खिल का प्रतिनिधित्व आपको यह कर ले गई, और इसके बाद अपराध की आपको यह कर ले गई, तो आप कहेंगे बिल्कुल इसमें सही और सटीक। फिर कह रहे कि रहने योग्य भूमि, अभी देखिए मैंने कहा कि रहने वाली भूमि कौन है, आप कहेंगे कि वास्तु हो गई। चारागाह, चरासन, आप कहेंगे कि ये आपकी हो गई, तो इसका मतलब है कि ये नहीं है। ब्राह्मणों को दी गई दान, अभी आपने देखा था कि जो अग्रहार और ब्रह्मदेव, अग्रहार और ब्रह्मदेव की जो सूचना मिलती थी यहां पर है, तो आप कहेंगे 37 का क्या हो गया, आप कहेंगे कि बी, तो इसका सही और सटीक उत्तर क्या होगा, 37 का बी हो गया। इधर आगे चलते हैं। कह रहे कि फायान के भारत विवरण के अनुसार गुप्तकालीन समाज और न्याय व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहे हैं कि इसमें फायान के बारे में, तो फायान जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। जो फायान है, फायान आप कहेंगे किसके काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, शब्द गुप्त विक्रमादित्य के काल में अगर आप देखेंगे, विक्रमादित्य के काल में आप कहेंगे दरबार में आया था 399 बीसी में, यानी 399 बीसी में आया था। 414 बीसी, अरे ये बीसी नहीं, एडी, 414 एडी में आप देखेंगे कि ये रहा लगभग 15 वर्षों तक, और उसमें आप देखते हैं कि फो क्यू की या का ओफो इसकी रचना थी। तो जब कभी मौका मिलेगा तो उसमें चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन भारतवर्ष में आकर के बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इसने राजा और राजनीति की चर्चा नहीं किया है। राजा एवं राजनीति की बहुत चर्चा नहीं करता, सामाजिक धर्म के बारे में सब कुछ चर्चा करता है। स्थल खंड से आया और जल भाग से चला गया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे इनके समाज के बारे में, तो मैंने कहा कि समाज की चर्चा अगर करेंगे तो वो समाज में अगर आप देखेंगे तो दो चीज पर हमको ध्यान रखना है। चांडालों की, यानी समाज के विभाजन की बात वो करता है, विभाजन की बात करता है, जिसमें चांडालों की जो स्थिति है सबसे गिरी बताता है, और कहता है कि वो शहरों के दक्षिण हिस्से में रहते हैं, रात में निकलते हैं, डंडा बजाते हुए चलते हैं, तो उनकी गिरी हुई स्थिति की बात करता है। दूसरी जो सबसे सम्मानित बात करता है वो कहता है कि मध्य देश के ब्राह्मण के बारे में, मध्य देश के ब्राह्मण की चर्चा करता है, और कहता है कि मध्य देश का जो ब्राह्मण है वो बहुत संपन्न है, शिक्षित है, और आचरण का बड़ा शुद्ध है, और उसकी आचरण की शुद्धता की बात करता है, और बताता है कि ये लोग मांसाहार नहीं करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, शिक्षा बहुत हाई है, शिक्षा बहुत हाई इनके अंतर्गत है, तो इनकी आलोचना करता है, सभ्यता की बात करता है। एक बात अगर आर्थिक चीज में चर्चा में आपसे करूं तो कहता है कि आर्थिक रूप से अगर आप देखेंगे तो भारत की संपन्नता की बात करता है, संपन्नता की बात करता है, और कहता है कि जो व्यापार है ना वो कौड़ियों के माध्यम से होता था। जो व्यापार और वाणिज्य है वो किसको माध्यम से होता है, कहता है वो कौड़ियों के माध्यम से होता है, और उसमें कौड़ियों की वजह से बताता है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे इनकी आर्थिक कला की, मतलब यहां की जो अगर व्यवस्था अगर देखेंगे, एक प्रकार से अगर कभी आपको न्याय व्यवस्था की बात अगर करें, न्याय व्यवस्था, तो अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो वो कहता है कि यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है ना बड़ी आप कहते हैं उदार प्रवृत्ति की है। यानी इसका मतलब जो कैसे मौर्य काल में क्या था, मौर्य काल में अगर आप देखेंगे तो मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कठोर थी, छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़े कड़े दंड मिलते थे आपको, लेकिन वो कहता कि न्याय व्यवस्था यहाँ की उदार है। तो इनकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो ये कहता है कि जो गुप्त काल की न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था वो कहता है उदार है,
और यहां तक कथा कि चोरी चकारी जो है ना, चोरी चकारी जो है कि आप देखेंगे नहीं होती है, सब लोग अपने घरों में ताले नहीं लगवाते। इसका मतलब है कि संपन्नता की बात करता है और कहता कि यहां के लोग बड़े संपन्न हैं। अब जरा सा मैं देख लेता हूं कि अगर ऐसा कुछ इस यहां तक अगर मिल गया तो ठीक, अगर इसके बावजूद भी अगर आगे हमसे पूछेंगे तो हम लोग देख लेंगे इसके बारे में। कह रहे कि न्याय व्यवस्था अत्यंत कठिन थी और छोटे अपराधों के लिए कठोर। देखिए उल्टा हो गया, आप कहेंगे नहीं ये गलत बात हो गई। आप कहेंगे कि यहां पर क्या हुआ, आप कहेंगे कि उदार न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था उदार थी। उदार न्याय व्यवस्था की सूचना ये देते हैं तो पहली बात हो गई गलत। और कहता कि अपराध नहीं, बल्कि आप कहते हैं ना कि एक प्रकार से सुधारात्मक न्याय कहते हैं ना, सुधारात्मक न्याय, यानी इसका मतलब है कि आर्थिक दंड लगता था, आर्थिक दंड अगर आप देखेंगे उसकी बात आपसे करता है, तो पहली बात हो गई गलत। दूसरी बात करें कि मध्य देश उत्तर भारत के लोग अहिंसक और मांस मदिरा का सेवन करते थे, ठीक है। तो करें कि मध्य देश उत्तर भारत के लोग अहिंसक और मांस मदिरा का सेवन कम करते थे, तो मान चलिए कि वो लगता कहता कि लगभग ना के बराबर है, तो मान लेते दूसरी बात, ठीक है। फिर करें कि समाज में चंडालों की स्थिति दयनीय और नगर से बाहर नगर के दक्षिण की तरफ बसते थे, डंडा बजाते हुए चलते थे। तो आप कहेंगे दूसरी तीसरी बात भी इसमें सही है, तो कहीं कथन क्या हो गया, 2 और 3 इसमें सही हो गया, 2 और 3। आइए आगे चलते हैं और आज के अगले प्रश्न में चर्चा करते हैं। कह रहा कि अमर कोश का रचयिता अमर सिंह के संदर्भ में विचार कीजिए। तो देख लेते हैं अमर सिंह के बारे में। पहली बात याद रखिएगा कि अमर सिंह की बात अगर हम लोग करें, अमर सिंह कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे, तो कहेंगे विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल, विक्रमादित्य के आप देखेंगे तो कहेंगे 9 रत्नों में इनको शामिल किया गया। आप कहेंगे एक प्रकार से क्या करते हैं, आप कहेंगे ये एक प्रकार के कोषकार थे, यानी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से कोषकार के रूप में इनकी सूचना मिलती है। जैसा कि आप देखते हैं कि अमर कोश इनकी रचना है, इसी को लिंगानुशासन के नाम से, इसी पुस्तक को जानते हैं लिंगानुशासन के नाम से, लिंगानुशासन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो आप देखेंगे इसको है। इसके बाद आप देखेंगे तो मैंने कहा कि 12 प्रकार की भूमियों की चर्चा करते, जरा देख लेते आखिर पूछ क्या रहे हैं। और आप याद रखिएगा किसमें, जरा देख लेते हैं पहले, अगर उनसे संबंधित सवाल अगर आप पूछेंगे तो याद रखिएगा जो इनका है ना वो संस्कृत का है, संस्कृत भाषा के अगर आप देखेंगे तो इसमें कोशकार के रूप में इनकी सूचना है। करें कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे, अभी आपने देखा कि बिल्कुल सही बात है। करें कि अमर कोश संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध शब्दकोश है, कहेंगे बिल्कुल सही बात है। करें कि अमर कोश की टीकाकार निघंटू थे, आप कहेंगे नहीं ये गलत बात है। आप कहेंगे निघंटू पहले आप कहेंगे कोशकार थे, इसी परंपरा को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया, आगे चलकर के बहुत से लोग कोशकार के रूप में पैदा हुए। तो आप कहेंगे इसमें कौन सा सही है, तो कहेंगे कि 1 और 2 इसका सही और सटीक उत्तर है, ठीक है। तो दूसरी बात आपको 39 का मिल गया। चलते हैं 40 की तरफ, देख लेते हैं कि 40 नंबर का प्रश्न हमसे क्या करा। इसमें अगर देखा जाता है कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताइएगा। अब इसका मतलब कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला की बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग गुप्तकालीन स्थापत्य कला की मुख्य रूप से मंदिर की बात करें, गुप्त काल के स्थापत्य कला की बात अगर किया जाए, कला की, तो आप इसमें अगर आप देखेंगे तो मंदिर स्थापत्य कला, अगर आप देखेंगे स्थापत्य कला, इसमें इस काल में एक नवीन प्रकार के कला के रूप में डेवलपमेंट होता है। याद रखिएगा कि इसका जो विकास हुआ था ना, विकास अगर आप देखेंगे तो आप इसमें 5 चरणों में हुआ था। 5 चरणों में आप देखेंगे मंदिरों की सूचना हमको मिलती है। जैसे पहले चरण में मंदिर बिल्कुल साधारण तरीके से चौकोर, आप कहेंगे एक प्रकार का चबूतरा बनता था, उस पर मंदिर बनाते थे, गर्भगृह होता था और इस प्रकार से खुला प्रदक्षिणा पथ होता था। इस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलती है। तो एक पहली बात ये हो गई। दूसरे चरण में थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, प्रतिष्ठा पथ थोड़ा ढका ढका सा देखेंगे आप, ठीक है, मंडप की सूचना आपको मिलती है। फिर इसके बाद तीसरे चरण में आप देखते हैं कि थोड़ा सा शिखर का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि खासतौर से अगर आप देखेंगे उसमें मुख्य रूप से आप कहते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, फिर इसके बाद चौथे में तो डेवलप हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना आपको है कि जो मंदिर स्थापत्य कला है ना, जो मंदिर स्थापत्य कला जो आप देखते हैं, मंदिर स्थापत्य कला की अगर हम लोग बात करें, मंदिर स्थापत्य कला की अगर स्थापत्य कला की बात अगर मैं आपसे करूं तो आप कह सकते हैं कि मंदिर स्थापत्य कला के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए
तो आप कहेंगे तीन प्रकार की शैली थी, एक नागर थी, दूसरी आप कहेंगे वेसर थी, तीसरी आप कहेंगे द्रविड़ शैली थी। द्रविड़ शैली थी, ये तीन शैली थी। ये आप कहेंगे उत्तर भारत के मंदिर, इसके बाद ये कहेंगे कि आपको मध्य भारत चालुक्यों के काल में, और ये कहेंगे आपको दक्षिण भारत में। तीन प्रकार की शैली, जब कभी मौका मिलेगा तो हम लोग तीनों शैलियों की चर्चा उसमें करके आपको मैं बताऊंगा। याद रखिएगा कि जो एक मंदिर स्थापत्य कला की जो नागर शैली है ना, नागर नगर शब्द से बना हुआ है। और इसके बाद आप देखेंगे कि शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन अगर उत्कृष्ट अवस्था की बात अगर हम लोग करें तो आप कहेंगे उत्कृष्ट अवस्था, आप कहेंगे चंदेल वंश जो थे ना, चंदेलों के जो कंदरिया महादेव था, कंदरिया महादेव अगर आप कहेंगे तो ये इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे जो द्रविड़ शैली थी, जब आप पढ़ते हैं राजराज को, जिसको आप राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, ये उसका उदाहरण है। तो इसका मतलब कई चरणों में हुआ था। जरा देखते हैं कि सवाल हमसे पूछ क्या रही है। और याद रखिएगा कि जो तीसरी जो चर्चा मैंने कहा ना कि जो एक प्रकार से आप कहेंगे जो शिखरों का विकास हुआ था ना, शिखर का विकास, याद रखिएगा कि इसी काल में आकर के आप कहेंगे जो है कि ईंटों के मंदिर, जैसे लक्ष्मणपुर का श्री मंदिर, और इसके बाद देखेंगे कि आपका भीतरी गांव मंदिर कानपुर वाला, तो इनकी भी सूचना हमको मिलती है। तो आप शिखरों का विकास आप देखेंगे इस काल में हुआ था, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मंदिर आप देखते थे कि बिल्कुल ऐसे चले जाते थे। कह रहा है कि इसमें जरा देख लेते हैं भाई, इस काल में मंदिर के निर्माण चबूतरे पर किए गए। बिल्कुल बात है, चबूतरे पर बनता था, तो पहली बात इसमें सही हो गई। दूसरी बात करें कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो जी बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे कि इसमें शिखर का विकास हुआ है, तो कहेंगे कि दूसरी बात भी सही है। तीसरी बात करें कि नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण गुप्त काल में मिलता है। उत्कृष्ट उदाहरण जब करें तो कहेंगे गलत हो गया। किस काल में है? आप चंदेल वंश में मिलेगा। चंदेल वंश में सूचना हमको मिलती है। किसके काल में? कंदरिया महादेव मंदिर में। तो कहेंगे दूसरी बात गलत हो गई। सही क्या है? तो कहेंगे कि 1 और 2 इसका सही और सटीक उत्तर हो गया। आइए जरा आगे चलते हैं, देखते हैं कि आज का 41 सवाल क्या करा है। कह रहा कि प्राचीन भारत के विख्यात नाटककार भास के संदर्भ में अगर आप कहते हैं भास गुप्त काल के पूर्व नाटककार हैं, तो आप कहेंगे सही बात है। भास एक जाने माने कवि है, एक नाटककार हैं। तो आप कहेंगे इनकी तो बहुत सारी रचनाएं हैं, नाटककार हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इनकी बहुत सारी रचनाओं की सूचना हमको मिलती इसमें है। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि इनको भास की स्वप्न वासव दत्ता जो आप देखेंगे जो नाटक है ना, वो सबसे बेहतरीन नाटक में से इनका माना जाता है, सबसे उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। जिसमें आप देखते हैं ना कि इसमें किस बात की चर्चा की गई है। कभी कभी इनकी विषय भी आपसे पूछ लेता है। तो आप कहेंगे इसमें जो है कि उदयन शासक यानी कौशाम्बी का जो शासक उदयन था, कौशाम्बी नरेश जो है कि उदयन, अगर आप देखेंगे उदयन, तो इसके बारे में सूचना मिलती है। दूसरी आप कह सकते हैं कि इसमें जो वासव दत्ता थी उसकी रानी, उसके बारे में सूचना हमको मिलती है। उनके बीच के प्रेम प्रसंग की कहानी, शादी भी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रद्योत की बहन भी थी, तो इसका मतलब इसमें ए आपको मिल गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं, जैसे प्रतिज्ञा योगेंद्रायण से लेकर के, और इसके बाद आप देखते हैं बहुत सारी रचनाएं इनकी है, लगभग 13-14 रचनाएं इनकी हमको मिलती है। तो इसका मतलब की करें कि भास गुप्त काल के, हाँ एक बात यह भी रखिएगा कि इनको गुप्त काल के पहले, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना जो महाकवि कालिदास हैं, महाकवि कालिदास, अगर आप कहेंगे महाकवि कालिदास, तो ये जो है कि अपनी रचनाओं में अपनी परंपरा, जैसे देखते हैं ना कि बहुत से कवि जब होते हैं, जब रचनाकार की जब चर्चा करते हैं तो बताते हैं कि हमारी परंपरा के हैं। तो कई रचनाओं में इनकी सूचना मिलती है और अपने के पूर्वगामी उन्होंने माना है। तो माना यह जाता है कि संभवतः इनकी जो पीरियड रहा होगा वो 3री सेंचुरी एडी के आसपास रहा होगा। तो पूर्वगामी के रूप में है। तो आप कहेंगे स्वप्नवासव दत्ता, तो पूर्वगामी, तो पहली बात सही हो गई। स्वप्नवासव दत्ता इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना, मैंने आपको बताया कि सबसे प्रसिद्ध रचना के रूप में इनकी मिलती है। कह रहे कि भास की सबसे प्रसिद्ध रचना, दोनों बात कर रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आप ये कि सबसे प्रसिद्ध रचना नहीं है, प्रमुख रचनाओं में इसको हम जरूर शामिल करते हैं, प्रमुख रचनाओं में इसको शामिल करते हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध रचना आपको क्या है? स्वप्नवासव दत्ता है। तो आप कहेंगे दूसरी बात सही है, तीसरी बात गलत हो गई। तो कहेंगे 1 और 2 इसमें क्या हो गया? सही हो गया। आइए जरा आगे चलते हैं और आज के 22वें प्रश्न में चर्चा करते हैं।
कह रहा है कि गुप्त काल में कायस्थ वर्ग के सामाजिक उत्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देखते हैं कायस्थों के बारे में। पहली बात कह रहे हैं कि ये भूमि अनुदान की बढ़ती संख्या के दस्तावेज के रख रखाव के लिए कायस्थ महत्वपूर्ण थे। तो आप बिल्कुल कहेंगे कि चूंकि इस काल में मैंने आपको बताया कि अगर इनकी भूमिका, अगर कायस्थों की बात अगर आपसे किया जाए तो आप कह सकते हैं कि कायस्थ, जब आप फरीदपुर ताम्रपत्र लेख पढ़ेंगे, चूंकि एक बड़ी हाई सोसाइटी थी ये, और जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी लिटरेसी रेट बहुत अधिक है, शिक्षित बहुत थे, बड़े योग्य थे, तो आप कहें कि ये राजकीय कार्यों से अगर आप देखें ना, राजकीय कार्यों से अगर आप देखें तो इनका सीधे ताल्लुकात था। और प्रमुख प्रशासनिक पदों पर, जो प्रमुख प्रशासनिक जो पद है ना, खासतौर से आप ये कहेंगे प्रशासनिक जो पद है ना, उसमें इनकी भूमिका बड़ी थी और बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पर ये लोग थे। प्रमुख प्रशासनिक अगर पद अगर आप कहेंगे, इन पदों की सूचना अगर देखेंगे तो इनके बारे में मिलती है हमको। पढ़े लिखे थे, भूमिका इनकी थी, बड़े अच्छे योग्य थे। इसके बाद आप देखेंगे तो एक फरीदपुर ताम्रपत्र लेख मिलता है। फरीदपुर ताम्रपत्र लेख जब आप कहेंगे तो उसमें प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ, नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, यानी 4 चीजों की चर्चा इसमें लिखती है। एक तो नगर श्रेष्ठी, दूसरा है सार्थवा, नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ, ये सूचना आपको मिलती है। तो इनके बारे में सूचना हमको यहां से मिलती है। और जानते पूरे अब देखिए, देखते हैं अनुदान की वृत्ति आप कहेंगे पूरा लेखा जोखा ये रखते थे, तो कहेंगे कि बिल्कुल बात पहली सही हो गई। कायस्थों का उल्लेख लेखकों और लिपिकों के रूप में स्मृतियों में किया गया। अभी आपने देखा किसके बारे में, हमने कहा कि आपको याज्ञवल्क्य स्मृति, वल्क्य स्मृति, और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ओसम स्मृति, और दूसरा कहेंगे ओसम स्मृति। और इसके बाद मैंने कहा कि आपको ओसम स्मृति, स्मृति में आप देखेंगे इनकी चर्चा किया गया। यहां पर व्यक्तिगत उल्लेख, यहां आप कहेंगे कि पद के रूप में, तो स्मृतियों में किया गया। दूसरी बात सही है। गुप्त काल के कायस्थों के उच्च पदों की नियुक्ति की जाती थी, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो आपको यहां पर किया गया, तो आप कहेंगे इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 सब सही आपको मिल गया। तो इसका मतलब है कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या हो गया, आपको मिल गया। तो क्या हो जाएगा सही ना, तो 1 2 3 उच्च पदों पर नियुक्त करते थे, उपयुक्त में से सभी हो गया। फिर कह रहा है लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के संदर्भ में कथनों पर विचार करिएगा। करे इस ग्रंथ की रचना प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कर द्वितीय ने किया था। तो जैसा कि हम लोग कई बार इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो आप जो लीलावती गणित ने कब की रचना है, यानी कि ये 12वीं शताब्दी की रचना के रूप में आपको सूचना हमको मिलती है। तो पहली बात आपको है 12वीं शताब्दी की है। दूसरी बात आप कहेंगे जो सिद्धांत शिरोमणि ने उसी के एक भाग के रूप में आपको लीलावती है, तो कहेंगे कि इसमें किसकी है, भास्कराचार्य की है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भास्कराचार्य ने, अगर आप देखेंगे तो लीलावती जो सिद्धांत शिरोमणि है उसी के सिद्धांत शिरोमणि अगर आप देखेंगे, शिरोमणि अगर आप देखेंगे तो इसमें जो की सूचना हमको मिलती है कि इसमें इनके बारे में सूचना हमको मिलती है। और यह ये बात चर्चा करती है और बताती है कि इसमें लीलावती गणित में अगर आप देखेंगे, लीलावती गणित में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है कि बीजगणित से लेकर के और उसकी चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि दूसरी बात इसमें आप देखेंगे कि सही की गई है। तो पहली बात क्या हो गया, भास्कराचार्य ने इसमें किया है। ठीक है, भास्कराचार्य ने इसमें किया है। फिर इसके बाद इसमें कह रहे हैं कि लीलावती मुख्य रूप से अंकगणित और ज्यामिति पर आधारित है। मुख्यतः आप देखेंगे ये ज्यामिति का ही विषय है,
अंगणित की कम चर्चा इसमें की गई है। तो आप इसका मतलब कि दूसरी बात ठीक नहीं लग रही है, उतनी उचित नहीं है। फिर करें कि भास्कराचार्य ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे कि बिल्कुल सही बात है। इसमें 1 और 3 इसमें सही और सटीक उत्तर है। तो आप इसमें आपको 1 और 3 इसका सही और सटीक उत्तर आपको दिख रहा है। जरा आज के 44वें सवाल पर चर्चा करते हैं। करा कि गुप्तकालीन राजत्व सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर लेते हैं विचार। करा कि गुप्त शासकों ने अपनी शक्ति को वैधानिक देने के लिए दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो गुप्त काल के शासक जो हुआ करते थे, अगर हम लोग गुप्त शासकों की बात करें तो उसमें देखेंगे कि महत्वपूर्ण आयाम के रूप में आपको क्या मिलता है। तो आप कहेंगे कि जो गुप्त शासक हुआ करते थे, अगर इनके बारे में हम लोग देखें और समझने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि ये दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को अगर आप देखेंगे स्वीकार करते थे। तो ये क्या करते थे? दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। ठीक है, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को, उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। जैसे आपने देखा ना कि महाराजाधिराज, एक विराट परमेश्वर इत्यादि। तो ठीक है, तो अगर आप कहेंगे इस परिप्रेक्ष्य में महाराजाधिराज परमेश्वर, महाराजाधिराज परमेश्वर, ये क्या है? परमेश्वर इस प्रकार की उपाधियां इस बात की चर्चा करती है। बड़ी बड़ी उपाधियों को लोग धारण करते थे। तो बिल्कुल बात सही है। तो इसका मतलब है कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। लेकिन याद रखिएगा कि इनकी कभी ऐसे सवाल पूछे नहीं आपको। तो ये बड़ी बड़ी उपाधियां जरूर धारण करते थे, यानी सामंत प्रधान के रूप में आप कह सकते हैं कि ये सामंत प्रधान के रूप में आपको सूचना हमको मिलती है। यानी इस काल में अगर आप देखेंगे तो इस काल में सूचना हमको सामंत प्रधान के रूप में हमको मिलती है। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो इनके बारे में जो सूचना हमको मिल रही है सामंत प्रधान के रूप में, यानी केंद्रीकरण का अभाव भी मिलेगा आपको। केंद्रीकरण अगर आप देखेंगे ना तो उसकी कमी देखने को मिलती है। तो पहली बात सही है। करे कि वे महाराजा धीराज चक्रवर्ती परमेश्वर देखिए मिल गया, विशाल जैसी उपाधि धारण करते थे। अभी हम लोग इसकी चर्चा कर ही रहे थे। तो कहेंगे कि दूसरी बात भी आपको सही है। राजा की शक्तियां असीमित थी, वह धर्मशास्त्रों के नियम से नहीं बना था। याद रखिएगा कि यह बात गलत है। यानी राजा का मतलब यह नहीं था कि आप जो मन में आए वो करते रहेंगे। यानी इसका मतलब है कि आपके पास शक्तियां थी, सर्वोच्च शक्ति इनके पास तो थी, सर्वोच्च शक्ति इनके पास अवश्य थी। लेकिन याद रखिएगा कि इनको धर्म की अवधारणा के अंतर्गत बनकर के ही काम करना था। इसका मतलब है कि आपको जो स्मृतियां थी, इस स्मृतियों में अगर आप देखेंगे जो धर्म था उसके अनुरूप आपको शासन करना था। उनके अनुरूप आप कहेंगे कि उनको शासन करना था। यानी धर्म से ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिक्टेटर की तरह जो भी आप करते रहेंगे करते चले जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि इस काल में अगर आप देखेंगे तो इसकी सूचना हमको मिलती है कि इस प्रकार के साक्ष्य हमको यहां पर मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या हो जाएगा, आपकी धर्मशास्त्रों से ऊपर नहीं था, उसके नियमों से आबद्ध था, उसी के अनुसार उसको काम करना था। तो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही है? तो आप इसमें 1 और 2 इसका सही उत्तर है, तीसरी बात गलत हो गई। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में विक्रमादित्य की उपाधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं विक्रमादित्य के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि विक्रमादित्य कई शासकों ने धारण किया था। अगर हम लोग भारतीय साहित्य में अगर देखेंगे, आप कहेंगे भारतीय साहित्य में अगर आप देखेंगे तो कुल अगर आप देखेंगे तो 14 शासकों की अगर आप देखेंगे तो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करते हुए, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करते हुए देखा गया है। और अंतिम अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम कौन था, तो आप कहेंगे हेमू था। अंतिम इस उपाधि को धारण करने वाला कौन था? आप गए हेमचंद्र या हेमचंद्र या इसी को हेमू कहते हैं। किस काल में था? आप कहेंगे कि अकबर के विरुद्ध पानीपत के द्वितीय युद्ध में हारा था ये। लेकिन सवाल हमसे पूछ रहे हैं गुप्त काल की, कोई बात नहीं, उसको देख लेते हैं। और विक्रमादित्य के रूप में अगर देखेंगे तो अभी मैंने आपको एक फिगर बनाकर समझाया था कि कैसे शकों को उसने पराजित किया। तो अधिकांश कुछ विद्वानों को आपत्ति है इस पे, लेकिन मान के हम लोग चलते हैं कि सकार और इसके बाद विक्रमादित्य की जो उपाधि है
विक्रमादित्य की उपाधि और सकार की उपाधि अगर आप देखेंगे तो इसने शकों को पराजित करके चांदी का सिक्का इसी परिप्रेक्ष्य में जारी किया था। आप कहेंगे कि इसने क्या किया, शकों को पराजित करने के परिप्रेक्ष्य में इसने धारण किया था। आप कहेंगे सकार के रूप में चांदी का सिक्का और सकार उपाधि, चूंकि उसी की तर्ज पर आप देखेंगे उसको की गई है, तो इसका मतलब है कि इसकी चर्चा हमको करें कि भारतीय, तो पहली बात क्या हो गई, सही हो गई, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि जिन्होंने अपने शक विजय के बारे में, तो पहली बात सही हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं कि इसमें भारतीय इतिहास में विभिन्न समयों पर कई राजाओं ने गौरवशाली उपाधि, आपने बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको बताया कि 14 शासक थे। और अंतिम जो आपको सूचना मिलती है उसमें आप देखते हैं कि उसमें अंतिम जो सूचना हमको मिल रही है उसमें आप देख रहे हैं कि हेमू अर्थात हेमचंद्र ने इसको धारण किया था। 14 शासकों के बारे में सूचना हमको मिलती है। दूसरी बात सही है। तीसरे कि चंद्रगुप्त की विक्रमादित्य के चरित्र की प्रशंसा अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रकूट शासकों ने किया था, तो आप कहेंगे ये बात गलत है। राष्ट्रकूट शासकों में 2 शासकों की चर्चा हम लोग यहां पर कर सकते हैं। एक कौन है, आप कहेंगे कि एक तो अमोघ वर्ष है, अमोघ वर्ष है, और दूसरा गोविंद चतुर्थ है। गोविंद चतुर्थ अगर आप देखेंगे, गोविंद चतुर्थ की अगर चर्चा हम लोग करें तो ये 2 शासक हैं, ठीक है। इसके पास संजन ताम्रपत्र अगर इसके पढ़ेंगे ना, संजन ताम्रपत्र में, संजन ताम्रपत्र में अगर आप पढ़ेंगे तो इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की आलोचना की है। कहा कि बड़ा दानी था, बड़ा योग्य व्यक्ति था, लेकिन चरित्र रूप से बड़ा गड़बड़ था कि अपने भाई की हत्या करके अपने भाभी को इसने ग्रहण कर लिया, उससे शादी कर लिया। यानी ध्रुव स्वामिनी की बात आपसे कर रहा, आलोचना करता। उसी प्रकार से अगर गोविंद चतुर्थ की देखेंगे, इसके 2 अभिलेख है, शांगली और कांबे ताम्रपत्र लेख। कांबे ताम्रपत्र लेखों की चर्चा अगर आप करेंगे तो वो भी ठीक इसी प्रकार की इनकी आलोचना करता है और कहता है कि ये बड़ा दानी था, बड़ा योग्य था। अपनी तुलना भी करता, नहीं कहता कि उसके जैसा नीच नहीं हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको उनके चरित्र की मुखालफत करता हुआ ये सब दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बात आपको समझ में आ गई कि इसका मतलब इसमें अगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि इसका कौन सा कथन सही है, तो कहेंगे तीसरी बात गलत है, 1 और 2 इसमें सही है। तो मेरा ख्याल है कि आज जो शेष आपके वो बच गए थे सवाल, उन प्रश्नों को अब समाप्त हो गया। यानी आपको मौर्य और मौर्योत्तर काल दोनों आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मौर्योत्तर काल और गुप्त काल दोनों कंप्लीट हो गया है। तो जितनी भी वीडियो आप लोगों के सामने जा रही है उसको गंभीरतापूर्वक देखें। जो आपके काम लायक चीज दिखती है उसको आप निकाल के बाहर करिए, रोक लीजिए, और इसके बाद जब तक प्रश्न आप नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो अब आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और इसके बाद जो है कि अब अगली टॉपिक फिर से लेकर के आऊंगा। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।